जोहार और आदाब। आज एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है आपका मिस्टर बायो सर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदी, वेलकम। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक चीज ऐसे बता रहे हैं जो एक बर्निंग इशू है, इन्वायरमेंटल इशू है। और हम अगर इससे बचे नहीं तो बिल्कुल हम लोग इस दुनिया से फना हो जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है और ये जो है बीटर ट्रूथ है। तो इसे आप ध्यान से जरूर देखें कि हमें अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहां मेरी कश्ती डूबी थी वहां पानी कम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहां मेरी कश्ती डूबी थी वहां पानी कम था। ये डायलॉग इस पर बहुत अच्छा सेट होता है। इसे आगे बताएंगे क्यों मैंने इस तरह का डायलॉग आपके सामने पेश किया। तो चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या रिलेशन है, क्या रिलेटिव रखता है, और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये तीनों चीज हम आपको आज इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। आप थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है मगर आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर आपको तीन चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जानिए थोड़ा सा। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हरित गृह प्रभाव। अब यहां पर समझ में आ रहा है कि ग्रीन हाउस हरा घर नहीं, एक ऐसा घर जो मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक का बना हो, जिसमें न्यूट्री जिसमें प्लांट्स को रखा गया हो, जिसमें और उसमें ग्रो कर रहा हो किस चीज को, इन विंटर सीजन में बहुत सारे फसलों को भी इसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं। उस ऐसे घर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस। एक प्लास्टिक का भी हो सकता है या ग्लास का हो सकता है, जिसमें जो सनलाइट जो आता है वो उस जगह पर आकर और उसको क्या करता है, उसे फिर अंदर से बाहर जाने नहीं देता और वो जगह को गर्म कर देता है, ठंडे पर। कहने का अर्थ है कि ग्रीन हाउस एक घर है जिसके अंदर एक ग्लास से पूरा तरह से कवर रहता है, या फिर वो प्लास्टिक का भी हो सकता है। तो ग्लास से जब सन का जो भी लाइट उस ग्लास पे पड़ता है तो वो अंदर चला जाता है और जो उस जगह को गर्म कर देता है, और वहां का जो फिर इंफ्रा रेडिएशन जो है वो फिर बाहर नहीं जाता है। इसमें विंटर सीजन में बहुत सारे क्रॉप्स को भी लगाया जाता है, खासकर विंटर सीजन हो गया और बहुत सारे फसलों को लगाकर इस पर क्या करती है, खेती की जाती है जहां पर ठंडा प्रदेश है। तो हम लोग जो जानते हैं ग्रीन हाउस स्मॉल ग्लासेस यूज फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स इन विंटर, ग्लास पैनल लेट्स द लाइट इन द बट नॉट अलाउ हीट टू एस्केप, मतलब वहां से बाहर इस हीट को बाहर नहीं जाने देता है। इस ये ग्रीन हाउस हो गया। उसी तरह से अगर हम अर्थ की बात कर दें तो अर्थ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ का ये जो है एटमॉस्फेयर है, और लाइट जो है आ रही है, कहाँ की सनलाइट आ रही है, और सनलाइट आने के बाद इस जगह पर क्या होगा, ये जगह है जो गर्म हो जा रहा है। ये जो सरफेस जो है, अर्थ का जो सरफेस है वो क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। और उसके बाद जब गर्म हो जा रहा है तो फिर से जो हम जानते हैं कि हर एक वस्तु में कैपेसिटी है, अगर वो गर्म हो जाए तो वो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन को वो इमिट करता है और वो बाहर की ओर बाहर चला जाएगा। मगर इस एटमॉस्फेयर में ही बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो क्या कर रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। उसमें आपका CO2, वाटर वेपर वाटर वेपर उसमें मीथेन, CFC, ओजोन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्ब करने के लिए। कौन सा, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये जगह क्या हो जाएगा, गर्म हो जा रहा है। अगर गर्म नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैसेस अगर नहीं होंगे
तो क्या होगा, हमारे अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है ना -18 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। ये रहने के लिए सरवाइव नहीं रहेगा हमारा अर्थ सरफेस, अर्थ जो है। उस वही ग्रीन हाउस क्या कर रहा है, उसको उस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, और अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस है, जो उसको हीट बना के रख रहा है, हीटिंग करके रख रहा है, ताकि ये जगह जो है सरवाइव कंडीशन रहे, सरवाइव रहे, और इंसान, बहुत सारे एनिमल प्लांट, सारे चीज क्या करें, व्यवस्थित रहें। अब क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक फिनोमेनन है, किसको गर्म करने का एक फिनोमेनन घटना है। इस अर्थ सरफेस को गर्म करने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कौन कौन सा है आपका, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, उसके बाद आपको मीथेन है, उसके बाद CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो उस जगह को क्या कर रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और सारे हीट को एस्केप नहीं कर रहा है, वो स्पेस की ओर नहीं भेज रहा है उस जगह को, तो वो हीट कर देगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज द फिनोमेनन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। हीट कर रहा है, गरम गरम कर दे रहा है किसको, अर्थ सरफेस को और एटमॉस्फेयर को। तो जैसे ही एनर्जी ऑफ द सनलाइट रीचेज द आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर, जैसे ही आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर पे आप पहुंचता है, तो क्लाउड्स और गैसेस, कुछ क्लाउड्स और कुछ गैसेस जो है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है अबाउट 1/4 of the incoming solar radiation. Earth surface re-emits heat in the form of infrared radiation, but part of this does not escape into the space as atmosphere gases absorb major reflection of it. जो मैंने अभी कहा वही चीज है, लिखी हुई है कि लाइट आ रहा है, और लाइट आने के बाद इसमें आपका ये इस जगह को गर्म कर दे रहा है, और हर एक वस्तु का एक कैपेसिटी है, यूनिवर्सल है, कि वो फिर से क्या करेंगे, अपने इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करेगा। बट यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है, क्या कर रहा है, उसको पकड़ ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, या फिर उसको आपको क्या कर रहा है, उस चीज को जाने नहीं दे रहा है, रोक ले रहा है, ताकि ये हीट बरकरार रहे। समझ में आ रहा है ना। तो अगर एक्सेस हो जाए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सर्वत्र वर्ज्यते ना, बोलते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्ज्यते, मतलब बहुत ज्यादा होना भी खराब चीज है। तो देख लीजिए, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा हो जाना, अभी देखा गया है कि तकरीबन एक डिकेड यानी 10 वर्ष के दौरान का रिकॉर्ड दिखा गया है कि 0.6 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ है, वो बढ़ा है टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो धीरे 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 जो भी चीजें हैं ना, बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगी। रीजन इसके पीछे क्या है, प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि आइस का मेल्टिंग हो जाएगा। तो बहुत सारे कारण हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, और बढ़ क्यों रहा है भाई, तो फॉसिल फ्यूल का बहुत ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल में जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब सारे चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। और जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे गैसेस आ रहे हैं। और खासकर इंडस्ट्री जब से आ गया है, इंडस्ट्री का जब रिवोल्यूशन हुआ है ना, तो और भी बहुत सारे वहां से धुआं जो निकल रहा है ना, वो भी बहुत खतरनाक हो रहा है, खासकर ग्रीन हाउस गैसेस का एक्सेस हो जाना, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ग्लोबल का मतलब ही होता है वैश्विक, और वार्मिंग का मतलब होता ताप, मतलब अर्थ के सरफेस, अर्थ का पूरा गर्म हो जाना, एक्सेस गर्म हो जाना, ज्यादा गर्म हो जाना, जितना होना चाहिए हमारा 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज होना चाहिए सरफेस, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर, उससे ज्यादा हो जाना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबल है वो गैसेस हैं, वो खासकर कार्बन डाइऑक्साइड है। देख लीजिए इस जगह पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके बाद मीथेन है, CFC है, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 60%, इसमें खासकर रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस गैसेस टोटल
टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जरूरत है ज्यादा हो जाता है, जी 60% हो गया, इसकी 20%, सीएफसी जो हो गया, मीथेन है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और नाइट्रस ऑक्साइड 6%, ये इस ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे होंगे हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन भी खराब हो जा रही है। आप देखिएगा इसका बहुत सारा असर है, हम देखेंगे तो फॉसिल फ्यूल का जलना ये बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। और डिफोरेस्टेशन, ये जंगलों की कटाई भी, CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ह्यूमन का पॉपुलेशन का भी इंक्रीजिंग होना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है हम लोगों के लिए। और इसका जो दुष्परिणाम होगा, इफेक्ट होगा, उसका क्या कारण होगा, जो मेल्टिंग आइस कैप क्या होगा, मेल्ट हो जाएंगे, हिमालय स्नो कैप भी मेल्ट होते जाएगा। और ऐसा है कि हम लोग का जो कोस्टल एरियाज है, खासकर भारत की अगर बात करें तो जो भी कोस्टल एरियाज में जितने भी शहर हैं, मेट्रो शहर, वो सब क्या हो जाएंगे, मर्ज्ड हो जाएंगे, सब पानी में डूब जाएंगे। कारण इससे क्या होगा कि बहुत सारे देखिए, खासकर महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, बंगाल है ना, बहुत और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां से क्या होगा, कहीं ना कहीं समुद्र की जो भी जो है उसका बढ़ेगा, पानी की जो जो इंक्रीज करेगा लेवल, और धीरे 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 सबको क्या कर देगा, डुबा देगा। ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है और ये बहुत बड़ा आने वाले समय में बहुत दिक्कत होने वाला है अगर हम सुधरे नहीं तो ये सब जितने भी है, राइज इन द सी लेवल कोस्टल एरियाज का बढ़ते जाएगा और क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड हो जाएगा कोस्टल एरिया जितने भी हैं। और हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट है साइक्लोन है, वेदर का चेंजिंग होना, क्लाइमेटिक चेंजिंग हो रहा हो, देख रहे होंगे बहुत ज्यादा गर्मी, 6-7 महीना गर्मी पड़ रही है, बारिश कम हो रही है, सूखा ज्यादा हो गया है। उसके बाद आप देखते हैं साइक्लोन भी बहुत सारा अलग अलग आ रहा है, कहीं पर बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, बारिश हो जा रही है। तो ये सब सारा जितना भी चीज आप देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे कारण हैं, ग्लोबल वार्मिंग का संकेत है। तो इसको से हम कैसे रोक सकते हैं, तो अगर हम फॉसिल फ्यूल का जितना एज फार एज पॉसिबल जितना भी कम, वही 3R पर हम लोग अगर यूज करें तो हो जाएगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। फॉसिल फ्यूल का कम यूज करेंगे, जंगलों को की कटाई को एफोरेस्टेशन की वर्ड यूज करेंगे, डिफोरेस्टेशन की जगह क्या करेंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे। और भी क्या कर सकते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन के इंक्रीज को जो भी है, हमारे दो कंट्रोलिंग करने की जरूरत है। इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्रियल एरियाज जो है उसमें भी बहुत सारे ऐसे चीजों को हम लोगों को काम करना है, ताकि हमारा जो भी जो बचाव खुचा है वो सही रहे और हमारा आने वाले समय में लोगों को हानि ना पहुंचे। क्योंकि ये अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो हम लोग पूरी दुनिया चपेट में आ जाएगी और इससे प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे। लास्ट अल्टीमेट यही है कि इंसान का जो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, गाड़ियों का चलाना, गाड़ियों से धुआं निकलना, बहुत सारे चीजों का, ये सब भी बहुत बड़ा रोल निभाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक ना। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें आप घबराइएगा नहीं, इस जगह पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द एटमोस्फियर। ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड है कि वाटर वेपर है कि मीथेन है कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसको नीट में, सीजीएल में और नेट में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे CSIR नेट हो, चाहे सीजीएल हो, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर जो होगा, मोस्ट क्या बोला, एबंडेंट इन द एटमोस्फियर, वो है आपका वाटर वेपर। क्या है, वाटर वेपर है। इसलिए आप थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा है ये क्वेश्चंस कि ग्रीन हाउस क्या है। मैंने बताया आपको ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, ये भी बता दिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, क्योंकि पहले कौन सा घटना घट रहा होगा, ग्रीन हाउस गैसेस होंगे, फिर उसका क्या होगा, इफेक्ट होगा, फिर उसके बाद अगर उसकी एक्सेस ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। उसको कैसे रोकथाम करेंगे, ये हम लोग आज चर्चा किए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में फिर भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।